जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही एक पार्ट है उसका, है ना, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, यानी कि किसी galvanic सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसी सेल का यानी galvanic सेल का या फिर किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने galvanic सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। ठीक है, सेल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड से किसी सेल का विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नापा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये विद्युत वाहक बल किसी सेल का क्या होता है, क्योंकि जब किसी सेल को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल या विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया जाता है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं और ये होता क्या चीज़ है, आज उसी के बारे में सीखने हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये है आपका, सबसे पहले तो ये डिफिनीशन है, आप लिख लीजिए। ठीक है, डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल यानी कि galvanic cell is defined as the difference of electrode potential which maintains the flow of electric current from one electrode to another when virtually no current is drawn from the cell। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी सेल का जब किसी सेल से, है ना, कोई विद्युत धारा न ली जा रही हो तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर जो उस सेल में इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, galvanic सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये डिफिनीशन हो गया आपका। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। मान लीजिए कि कल हमने आप लोगों को बताया था ये galvanic सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और क्या करते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको शार्ट ब्रिज से इस तरह से जोड़ देते हैं और बाहर पोटेंशियोमीटर चाहे वोल्टमीटर लगा करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली इस सेल का सेल पोटेंशियल बताता है। ठीक है, इस सेल का सेल पोटेंशियल यानी कि सेल का विभव बताता है। ठीक, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो टर्म पढ़े होंगे, एक तो विद्युत वाहक बल और दूसरा विद्युत विभव। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो आपके याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों शब्द कब यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है ना, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ पर कोई सेल जोड़ दिया, ठीक, और ये क्लोज सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा दिया। ठीक है, और ये क्लोज है, ठीक, ओपन नहीं है। ठीक है, ये क्लोज सर्किट है। ठीक, और ये सब पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है, ये पता है आप लोगों को। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस सेल का जो विभव है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मान लीजिए 12 वोल्ट है, सपोज कीजिए आप बैटरी रखी होगी 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह से ये 12 जो वोल्ट है इस सेल का विभव। ठीक है, यानी इस बैटरी का
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। कब? जब ये इससे उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव कहा जाएगा। कब? जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा रही है, उस कंडीशन में इसको नाम दिया जाएगा विद्युत विभव, है ना। ये क्या है? विद्युत विभव, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नाम दिया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है, इसको समझना है इसको। ठीक है, तो ये विद्युत विभव नाम दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये सर्किट ना हो, इसमें कोई क्लोज, ये इसका क्लोजनेस ना हो, केवल, है ना, तो इससे मान लीजिए कि अभी क्लोज नहीं किया गया है, उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होगा, है ना, जो कि मेंटेन करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह को, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को मेंटेन किया जाता है, उसको जब नाम दिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल नाम दिया जाएगा। ठीक है, और वो विद्युत वाहक बल क्या होता है आपने डिफिनेशन देखा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा चीज। ठीक है, अब जरा देखिए, आप ये जानते हैं कि कोई भी सेल, कोई भी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से बना होता है। ठीक, एक होता है आपका हमेशा बता रहे हैं, ये भी अर्ध सेल है। ठीक, दूसरी बात कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। ठीक, और सेल को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में किसको रखते हैं? एनोड को, और राइट साइड में किसको रखते हैं? कैथोड। ठीक है, एनोड को लेफ्ट साइड में और कैथोड को राइट साइड में। ठीक है, अच्छा, और इस एनोड पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक, और इस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं, दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली, और इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर के क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन से क्रिया होता है। ठीक, तो जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना, एक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलते हैं। ठीक, और वो इसी आउटर सर्किट में फ्लो करना शुरू करते हैं। और रिडक्शन की क्रिया जब होती है, यानी अपचयन क्रिया होती है, क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, और ये इसमें जो मेटल आयन होते हैं ना, जो धातु आयन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक, और एटम्स के रूप में, परमाणुओं के रूप में इसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। अच्छा बात, ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये एक डैनियल सेल है। ठीक, डैनियल सेल है। ठीक है, तो डैनियल सेल में एनोड जो होता है वो किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, और कैथोड किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। ठीक, और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक, और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात होती है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा, ये जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है, ये जिंक आयंस में चेंज होता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक, और ये कॉपर आयन इस कॉपर सल्फेट से, है ना, जब इसको ऐसे कर देते हैं, CuSO4, ये डिसोसिएट होकर के Cu++ और सल्फेट 2- क्या आयन देता है? तो ये कॉपर आयन क्या करता है? ये दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। ठीक है, और ये कॉपर
परमाणु के रूप में, एटम के रूप में ये रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया और ये अपचयन की क्रिया होती है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ठीक, और रिडक्शन की प्रक्रिया जो होती है, रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ठीक, यानी कि जो लेफ्ट का जो अर्ध सेल है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया और जो राइट का अर्ध सेल है उस पर अपचयन की क्रिया होती है, रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब कल मैंने बताया था जब आप लोग आपसे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब इसको केवल अकेले कैसे नापा जाता है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को है ना जोड़ करके एक अर्ध सेल के साथ, यानी किसी एक इलेक्ट्रोड के साथ एक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ करके, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ करके किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नापा जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, वो कितना होता है, आर्बिट्रेरली स्वेच्छा से उसको 0 मान लिया गया है, 0 वोल्ट का माना जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि विभव को हमेशा वोल्ट में नापा जाता है, उसकी यूनिट है वोल्ट। ठीक, तो अब जो है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ लगाया जाता है तो जिंक का अकेले जो विभव आता है वो कितना आता है, -0.76 वोल्ट आता है। ठीक, और कॉपर का कितना आता है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर जोड़ा जाए तो कॉपर का कितना आता है, आपने देखा होगा ये आता है +0.34 वोल्ट आता है। ठीक है, 34 वोल्ट आता है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, और ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आता है इतना। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और भी मैंने बताया था कि इसमें जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में या किसी भी सेल में, तो उसको सेल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, सेल रिएक्शन को भी मैंने बताया था अपने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं सेल रिएक्शन को। ठीक है, इसको सेल रिएक्शन कहते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हालांकि याददाश्त के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि अब ये जो जिंक है ना, जिंक आयन में चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है ये तो मैंने बताया था कल। ठीक है, कि जब आयन्स की, किसी धातु आयन की विलयन में मोलर सांद्रता 1 मोल हो, ठीक, और जो टेम्परेचर है उस सिस्टम का अगर 298 केल्विन रखा जाए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, ठीक, और यदि गैसेस का उपयोग किया जाता है तो उस गैस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर रखा जाए, 1 वायुमंडल रखा जाए, तो उस स्थिति में जो विभव आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक, दूसरी बात यही बताया है कि जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है ना, अपचयन होता है, उसको अपचयन विभव कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो आप देखिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर जिंक का इलेक्ट्रोड हो है ना, और उसके रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये Zn ++ बाई Zn, ठीक, पब्लिक Zn। ये जिंक आयन और इसका जो विभव होगा स्टैंडर्ड, यानी कि ये E0 जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये मैंने बताया, ये होता है -0.76 वोल्ट होता है। इसी तरह से कॉपर जो है ये अपचयित हो रहा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, E0 Cu++ है ना, Cu। ठीक, और इसका कितना मिला पोटेंशियल, ये आपने देखा +0.34 वोल्ट। ठीक, ये चीज होता है ना।
यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली बात है कि मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में है ना जो सब्सटेंस भाग लेता है उसका ऑक्सीकृत रूप और अपचयित रूप दोनों उपस्थित होता है। ठीक, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी कि ऑक्सीकृत रूप लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्लिक करके है ना एक स्लैश लाइन लेकर के तिरछी रेखा खींच करके उसका अपचयित रूप लिखा जाता है। किसी भी सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीकृत रूप है ना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड और इसका रिड्यूस्ड यानी कि अपचयित फॉर्म। ऑक्सीकृत रूप और इसका अपचयित रूप, ठीक है, ये दोनों लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले उसका ऑक्सीकृत रूप है ना E0 लिखने के बाद ऑक्सीकृत रूप है ना और उसका फिर अपचयित रूप एक तिरछी रेखा खींच करके। इस तरह से किसी भी सेल अभिक्रिया को या फिर किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल करके चाहे जितना भी मिला रहेगा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ने के बाद वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो अब जो है इस तरह से गैल्वेनिक सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना हो, देखिए ऐसा सवाल आता है। ठीक, जो लोग नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होंगे एक नंबर का वो सवाल जरूर आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जरूर रहता है। तो अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को पता रहेगा है ना तो बड़े आराम से इसको सवाल को किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, कैसे इस सेल का विभव नापेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। ठीक, इस गैल्वेनिक सेल का विभव यानी कि अभी जो मैंने सर्किट बनाया था है ना इस तरह से। ठीक, ठीक है, जब सेल लगाएंगे ठीक है ना तो इसका विभव कितना होगा वो आपको पहले से पता रहेगा, तब इस पे पढ़ेंगे। हालांकि उसके पहले आप इस सेल का विभव कितना, आपकी सेल का बैटरी का विभव कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बशर्ते इस बात का एक शर्त होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसके लिए एक कन्वेंशन है, एक परिपाटी है ना कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ठीक है ना कैथोड से एनोड की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण एनोड पर ही होता है। ठीक है, अच्छा, और ये दिया जाता है, इसका कंडीशन ये है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कह सकते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। उस कंडीशन में जब एक सेल का कंस्ट्रक्शन, सेल का जो निर्माण किया जाता है आजकल जो कर रहा है ठीक है ना, तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो और विद्युत धारा का प्रवाह राइट से लेफ्ट की ओर हो। तो उस कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जरा देखिए, तो एक फार्मूला होता है E0 सेल ना इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, यानी कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये होता है E0 सेल किसी भी ठीक है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक, तो अब अगर इसी को देखा जाए डेनियल सेल को भी तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे है ना, माइनस कैथोड का कितना है, कैथोड का कितना है प्लस 0.34 और माइनस और एनोड का कितना है ना? इस तरह से सवाल में दिया रहेगा, आप लोग हमेशा इसको दिमाग में रखिए, सवाल सॉल्व कर लेंगे। 7 6 तो ये कितना हो जाएगा प्लस
0.34 है ना, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.76 दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गए, ये दे देगा 1.10 वोल्ट। ये डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड ये क्या नाम से सेल पोटेंशियल होगा E0 सेल, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब मान लीजिए कि अब कोई भी सेल रिएक्शन दिया हुआ है Mg है ना, Mg प्लस प्लस डबल लाइन, ठीक, और Ag प्लस है ना Ag, ये एक्वस और ये सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, ये एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है ना। ये मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल है ना, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक, 298 केल्विन, ठीक है। ये इसका कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है। और आपको अगर दिया हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है कि E0 Mg प्लस प्लस Mg, सवाल में अगर इस तरह से दिया हुआ है -2.38 वोल्ट, ठीक, और E0 Ag प्लस Ag है ना, ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है ना। इस तरह से अगर सवाल में दिया हुआ है, कभी कभी है ना, हमेशा नेट जेईई में पूछता रहता है ऐसा, ठीक, इस तरह से दिया हुआ है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बस फार्मूला वही अपनाना है आपको, यहाँ पर देखना है इसका सेल रिएक्शन पहले लिखिए, है ना। ये मैग्नीशियम जो है आयन मैग्नीशियम में चेंज हो रहा है, ठीक, और Ag इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये मैग्नीशियम प्लस प्लस, ठीक, ये मैग्नीशियम जो है ना, किसमें चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम आयन में, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Ag प्लस है, ठीक, 2 Ag ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसमें चेंज हो जा रहा है, Ag में, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर जोड़ दिया जाए दोनों रिएक्शंस को, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये मैग्नीशियम प्लस 2 Ag प्लस ये दे देगा Mg प्लस प्लस है ना, प्लस Ag, यानी कि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और सिल्वर का अपचयन हो रहा है, ठीक। तो जिसका अपचयन होता है ना, वो कैथोड होता है, याद कर लीजिए, इसको पहचान सकते हैं बड़े आराम से। आप सवाल अगर ऐसा दिया हुआ है कहीं भी तो बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो जाहिर सी बात है वो कैथोड होगा, वो राइट हैंड साइड में होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा है ना, वो एनोड होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो अब फार्मूला वही अपनाएंगे, ठीक है, इसको मिटाएं और स्पेस बने, ठीक है। तो फार्मूला वही है, E0 सेल है ना इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ठीक। ये दोनों सेल का पोटेंशियल लेंगे, सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेंगे, चाहे सेल का विद्युत वाहक बल लेंगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो इसमें चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो इसमें आ जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो 0.80 वोल्ट है ना, माइनस माइनस कितना है, माइनस 2.38 वोल्ट है ना, हाँ 2.38 वोल्ट माइनस 2.38 वोल्ट, ठीक। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.80 है ना वोल्ट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.38 वोल्ट, ठीक है, ये होगा। तो अब जो है कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 और 1 3, ठीक है ना, 3.18 वोल्ट, यानी कि E0 सेल का जब कि मैग्नीशियम का एनोड बनाया जाए और सिल्वर का कैथोड बनाया जाए तो उस स्थिति में जो गैल्वेनिक सेल बनेगा उसका पोटेंशियल कितना आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर लीजिए, विद्युत वाहक बल कितना होगा, 3.18 वोल्ट होगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको मीटर जे में साफ करने के लिए, कभी कभी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है ना, बड़ा उलझाऊ लगता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हम कहाँ से किस तरह से उठाएंगे, किसको हम किसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करें, किस पर ऑक्सीडेशन मानेंगे, किस पर रिडक्शन मानेंगे, है ना, मैंने आपको बताया है, ठीक। और भी बहुत सारे सवाल हैं इसके लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, सवाल क्लियर हो जाएगा। प्लस कॉपर आयन, ठीक है, एक्वस कंडीशन में कुछ, और ये निकल आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, और ये कॉपर रिड्यूस हो जाता है साइड स्टेट में। ये सेल रिएक्शन है, ठीक है, सेल रिएक्शन है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है E0 निकल प्लस प्लस निकल, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू है ना, ये माइनस 0.25 इतना वोल्ट, ठीक। और ये E0 Cu2 प्लस Cu, ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, क्योंकि अभी आपने देखा है ना रेडियल सेल में भी कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमेशा कितना आता है, 0.34 वोल्ट। जब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको मिलाएंगे तब, ठीक है। तो अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि निकल इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, निकल इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को मिला करके अगर कोई गैल्वेनिक सेल तैयार किया जाए तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो फार्मूला वही है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए ये कॉपर आयन, कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और ये निकल जो है निकल आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक, और ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ये ऑक्सीकृत हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि ऑक्सीकरण किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, हो सकता है कंसेप्ट न समझ आए तो जान लीजिए कि किसी भी, इसका एक नियम है कि किसी भी एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक। और आयनिक रूप में आयंस पर जितने चार्ज होते हैं वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका वैलेंसी 0 है, ट्रांसलेशन स्टेट 0 है और इसका +2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस निकल का 0 से बढ़कर के +2 हो जा रहा है, ठीक। जाहिर सी बात है कि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर कॉपर का +2 से घट करके कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आप ये कैथोड कौन होगा और एनोड कौन किसका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो निकिल रॉड का प्लेट होगा ना, वो क्या होगा, निकिल का ना, निकिल इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये एनोड होगा, ठीक। और कॉपर क्या होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकिल और कॉपर का एक गर्मिक सेल तैयार किया गया है जिसके अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिए गए हैं और इससे आपको इस गर्मिक सेल का क्या बताना है, सेल पोटेंशियल याद कर सकते हैं, है ना। कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इसे विद्युत धारा नहीं दी जा रही है तब उसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है और उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा सवाल आपको देता है, जरूर देता है, निश्चित रूप से रहेगा, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझ करके आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला वही लगाइए, है ना, कि E0 सेल दैट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। तो कैथोड किसका हो जाएगा, कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर का सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट माइनस, और एनोड किसका हो जाएगा, निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -0.25, ठीक, माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है, यह है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, देखिए, है ना, 0.34 है, 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.25 वोल्ट। और इसको जब जोड़ेंगे दोनों प्लस क्वांटिटी है तो 5 और 4 9 और 3 और 2 5 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये 0.59 वोल्ट, ठीक है ना। ये E0 सेल मिलेगा, ये विद्युत वाहक और सेल का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर दिया गया हो, है ना, अलग अलग, तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो भी था मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़िए। आपकी किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया है इससे पे आधारित, है ना, उसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यही याद रखिए हमेशा, ठीक है। और इस फार्मूले का कैसे डेरिवेशन, कैसे ये डेरिवेट हुआ, इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आएगा, जब आया है ना, फार्मूला कहाँ से आया है ना, तब जब पता चलेगा जब मैं इसका डेरिवेशन बताऊँगा, ठीक है ना। तो कभी कभी वक्त मिलता है तो बताते हैं, है ना। तो अब देखिए बेटा, ना समझिए, है ना, इसको आप लोग याद करिए, पढ़िए, है ना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। धीरे धीरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, सारे सब कुछ एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा,